Am I audible to you? Yes, ma'am. कितने स्टूडेंट है क्लास में? मैम अभी 9 लोग हैं। और आएंगे या फिर क्लास स्टार्ट की जाए? मैम थोड़ा देर 1-2 मिनट वेट कर लिए, हम बुला रहे हैं। चलो ठीक है, बुला लो। इस जियोमी नाम से कौन है? अपना नाम चेंज कर लो। जियोमी नेम से कौन है? तो बड़ा आप रिकॉर्डिंग फिलहाल के लिए ऑफ कर दीजिए, मतलब क्लास शुरू कीजिएगा, रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, वो अपलोड होगा। शायद फोन पे अपलोड नहीं होता, वीडियो नहीं आएगा, ओनली साउंड रिकॉर्डेड होगा। और नवाब आया क्या? सालिक सदाब और नवाब को बोलो ज्वाइन करेगा। एमडी कौन है? एमडी यस मैम, अब हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए, इतना ही लोग आएंगे। आप थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर लीजिए आप एक बार। ठीक है। शुरू कर लीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग दीनी बात कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि वो भी हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है? वो एक्चुअली में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। दुनिया के पीछे भागना, ठीक है, दुनिया में आया, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे काम को छोड़ के सिर्फ इंसान मतलब दीनी काम करे। ऑब्वियसली दुनियावी काम भी करना ज़रूरी है, हम लोग पढ़ते हैं और बाकी सारी चीज़ें करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब हम लोग आजकल ऐसा देखते हैं ना कि आजकल लोग दुनियावी चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा भाग रहे हैं, इतना ज़्यादा भाग रहे हैं कि उनको ना अपनी नमाज का होश है, ना कुरान का होश है, वो सही कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, किसी को मतलब उस चीज़ का होश ही नहीं है, ठीक है?
तो हम लोग को इन सारी चीजों को लेते हुए चलना है, ठीक है। इस्लाम बीच का रास्ता है, ये ना ही एक्सट्रीमिस्ट मतलब एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जा रहा है कि बहुत एकदम एक्सट्रीम पे पहुंचे हुए हैं, ना ही इतना ज्यादा लिबरल है, इतना ज्यादा लिबरल है कि आप मतलब होता है ना, जो हमारा मकसद है, जो हमारा क्रिएटर है, हम लोग उसको ही भूल गए हैं। हम लोग पैसे के पीछे तो भागते हैं, बट जो जिसके जरिए से वो चीज आ रही है, हम लोग उस चीज को ही भूल जाते हैं, मतलब उसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसको समझना, मतलब हमारा बेस क्या है, हमारा मतलब एक्चुअली हमारा मकसद क्या है, उस चीज को हम लोग भूल गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हर इंसान, यहाँ पे जितने भी इंसान मौजूद हैं, एटलीस्ट आप रिफ्लेक्ट कीजिए कि हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, ठीक है। कोई बता सकता है हमारी जिंदगी का क्या पर्पस है? कोई भी इंसान जिसको अपनी जिंदगी का मकसद पता हो कि क्या है उसकी जिंदगी का मकसद, हम इस एक दुनिया में अच्छा क्यों आए? इंसान बनना। क्या हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? अल्लाह की इबादत के लिए। बिल्कुल, ठीक है। और पर्पस क्या है, ठीक है, और कोई बताएगा? मैम पर्पस है कि हम एक अच्छा इंसान बने। ठीक है, देखो सबके अपने अपने पर्पस हैं, ठीक है, बट जो चीज है वो हमारी जिंदगी का पर्पस है, दैट इज जन्नत इज आवर डेस्टिनेशन, ठीक है। हम इस दुनिया में आए हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, ठीक है। अगर हम किसी सामने वाले का मजाक उड़ाते हैं या किसी को हर्ट करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, तो ये हमारी इबादत में कमी है, ठीक है। तो हम जिंदगी में कुछ भी करते हैं, इवन कि खाना खाते हैं, तो वो भी इबादत का एक पार्ट है, ठीक है। क्योंकि खाना खाते हैं यानी कि अल्लाह ने हमारे अंदर भूख की वाली एक्सटेंट डाली है, ठीक है। हमें भूख लगती है तो हम हलाल खाते हैं, बिस्मिल्लाह करके खाते हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक इबादत है। जो जिस इंसान को अपने लाइफ का पर्पस पता है, जब उसे पता है कि वो अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं, तो वो अपनी लाइफ का हर एक छोटा से छोटा काम वो ये देख करके करेगा कि मेरा अल्लाह नाराज तो नहीं होगा ना इस काम करने से पहले। जैसे कि अगर हम लोग ये देखते हैं, खाना खा रहे हैं, जैसे मैंने खाने का एग्जांपल, ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह करके खाते हैं, ठीक है। खाना ये देख करके खाते हैं कि वो चीज हलाल है या हराम है। हम लोग बहुत जगह पे लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, तो हम लोग इस चीज को पूछते हैं ना कि क्या ये हराम है या हलाल है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस माइंड में ये चीज है कि हाँ, मतलब अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह इससे नाराज ना हो जाए, ठीक है। तो कोई भी काम हम अल्लाह सुब्हान ताला की रजा के लिए करते हैं। तुम्हारी जिंदगी का कोई भी काम अल्लाह को राजी करने के लिए एक मीन्स हो जाता है, ठीक है। अ, जैसे कि अगर अभी मैं ये सेशन ले रही हूँ अभी, जैसे थोड़ा इस्लामिक डिस्कशन, तो हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, अल्लाह को पसंद है कि अल्लाह की बात हो, लोगों तक जो है मतलब दीन की बातें फैले, लोग समझे आखिर इस्लाम है क्या, ठीक है, ठीक है। और हम जैसे चाहते हैं कि जो भी बेहतरीन से बेहतरीन हम अल्लाह सुब्हान ताला के लिए कर सकें, जो लोग जितना लोगों तक दीन पहुंचा सके, लोग उस दीन को आगे बढ़ा सकें, ठीक है, हमारा मकसद है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही मिशन था ना कि वो लोगों को दीन की तरफ लेकर आए। तो हमारा पर्पस क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दीन पहुंचाना और कुरान और सुन्नत पे चलना, ठीक है। और इस पर्पस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि लाइक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला है, लेकिन इस चीज को रैशनली मानना हमारे लिए कि हाँ अल्लाह एग्जिस्ट करता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि हाँ अल्लाह है, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह के कहे गए चीजों को मानना चाहिए। हम लोग बस सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या इस चीज को दिल से मानते हैं कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है? कभी कभी ऐसा नहीं होता, जैसे मैं जब छोटी थी बचपन में, मेरे दिल में भी मतलब ख्याल आता था कि अल्लाह है, अल्लाह कैसा है, अल्लाह कहाँ है। फिर डर जाती थी कि नहीं ये चीज नहीं सोचना है, पता नहीं ये सब चीजें नहीं सोची जाती है। या अगर हम लोग ये प्रॉब्लम को अगर किसी बड़े से शेयर करते थे, बड़े भी डांट के भगा देते थे कि नहीं ये चीज नहीं सोची जाती, बस अल्लाह है, इस चीज को मान लो, ठीक है।
या फिर ये लोग कहते हैं ना कि फिर हम लोग बहुत सी चीजों को हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ने ये कहा है करने को, इसलिए हम करते हैं, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अब मान के चलो कि कोई दूसरा इंसान है, वो पूछेगा ना कि प्रूफ कर सकते हो कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है? बहुत बड़ा सवाल मैं कर रही हूँ। और बहुत लोग मतलब अगर नॉर्मली अगर आप किसी आम इंसान से कहिए तो वो आपको सच में डांट के भगा देंगे कि आप कैसे प्रूफ करने की बात करें कि अल्लाह है, ठीक है। तो हाउ वुड यू प्रूव इट, ठीक है। हम कैसे प्रूव करेंगे? हम कैसे इस चीज को लोगों को रैशनली बता सकते हैं कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है? हमें इस चीज पर इक्वली यकीन रखना है कि अल्लाह ताला है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यकीन करना है कि अल्लाह है। हम ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं बन सकते हैं कि हाँ अल्लाह है, बल्कि इस चीज को दिल में भी कबूल करना होता है, ठीक है। पहले क्या है, हम लोग ब्लाइंड फॉलोअर्स है बस कि हाँ अल्लाह है, लेकिन दिल से इस चीज को एक जज्बे से मानना कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले इस बात को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि अल्लाह सुब्हान ताला है, दैट इज प्रूफ ऑफ अल्लाह। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम अपने आसपास कोई भी चीज देखते हैं, घर देखते हैं, अपने कपड़े देखते हैं, सामान देखते हैं, कार देखते हैं, तो क्या हम कभी ये बात सोचते हैं कि ये चीज यूं ही आ गई, ठीक है, क्या इसका बनाने वाला नहीं है? अगर एक कार है तो हमको पता होता है ना कि इसका कोई मैन्युफैक्चरर होगा, ठीक है, किसी ने कार बनाई होगी। अगर हम अपनी बुक्स देखते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ ये बुक किसी ने लिखी है, अपने आप दुनिया में ऐसे ही नहीं आ गई। ये पेपर्स है जिसपे इसकी प्रिंटिंग की गई है, कोई है जो इसको बना रहा है। तो फिर हम इंसान जो कि इतना कॉम्प्लेक्स है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इतने सारे सिस्टम्स, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसको बनाने वाला कोई ना हो? ये अपने आप ही आ गया, मतलब ऐसे ही आ गया? अगर हम थोड़ी सी भी अकल लगाएं, अपना जहन लगाएं, तो ये जरूर सोचेंगे कि कोई भी चीज यूं ही एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम पूरे कायनात को देखें, पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि हर चीज अपने पैटर्न पे चल रही है। सूरज अपने वक्त पे निकलता है, रात अपने वक्त पे आ रही है। कभी ऐसा तो नहीं होता कि 24 घंटा रात हो रहा है, 24 घंटा दिन हो रहा है। अर्थ का जो रिवॉल्यूशन टाइम है वो 365 डेज ही है, 368 तो नहीं होता, 3 भी नहीं होता। कुछ हुआ क्या? हेलो, यस मैम। यस जी मैम। मैम, कंटिन्यू करूं या फिर क्लासेस मतलब स्टार्ट कर दूं? नो मैम, कंटिन्यू कीजिए इसी कंटिन्यू को। कीजिए मैम। चलो ठीक है। तो अब हम लोग इस चीज को भी देखते हैं ना कि अर्थ है वो अपने एक्सिस पे ही घूम रही है, वो इधर से उधर नहीं होती है। अर्थ कोई शायद किसी का माइक ऑन है, वो म्यूट कर। नवाब माइक ऑफ करो। नवाब और शियोमी कौन है वो दोनों? जो भी है म्यूट करो भाई। ठीक है। तो मैं यही कह रही थी कि अब जैसे अर्थ है, ठीक है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, जितने भी प्लैनेट्स हैं सब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, थोड़ा सा भी आगे पीछे तो वो नहीं होते हैं। सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स, ठीक है, सब अपने पैटर्न पे हैं। तो आप ये खुद सोचिए, ये जो यूनिवर्स है, इतनी सारी चीजें अपने पैटर्न से ही चल रही है, तो क्या ये अपने आप ही चल रही है? क्या इसको बनाने वाला कोई नहीं होगा? ठीक है। मैं वही कह रही थी, जैसे अगर छोटी से छोटी चीज को देख रहे हैं, पेन को देख रहे हैं, कॉपी को देख रहे हैं, जहन में ये बात नहीं आती कि ये अपने आप ऐसी आ गई। हमें पता है कि ये छोटी सी चीज है, बहुत मामूली सी चीज, इतना पता होता है कि उसको बनाने वाला है, बट इतनी कॉम्प्लेक्स चीज पे हम लोग अकल ही नहीं लगा पाते हैं कि एक्चुअली में कोई है जो इतने, मतलब नर्वस सिस्टम में इतनी की बात करें, वेन्स है हमारे, इतने सेल्स हैं, नर्वस मतलब नर्व सेल्स हैं, सारी चीजें, एवरीथिंग सब अपने पैटर्न पे है, जरा सा भी इधर उधर नहीं हो रहा। इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी कोई ऐसे ही तो एग्जिस्ट नहीं करेगी ना यूनिवर्स में। कोई है जिसको, जो इसको चला रहा है, जिसने इतने अकल के साथ बनाई है इस चीज को, ठीक है। अब इसमें एक देखो, एक किस्सा आता है, ठीक है, इमाम अबू हनीफा का। तो इमाम अबू हनीफा जो है ना, की एक एथीस्ट से बात हो रही थी कि वो एक एथीस्ट जो है इमाम अबू हनीफा से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला है?
तो इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि अरे ये सब बात छोड़ो, मैं तो अभी इस शिप के बारे में सोच रहा हूँ। वो एक समंदर के किनारे खड़े, मतलब एक्चुअली दोनों खड़े होते हैं। तो क्योंकि लोग कहते हैं ना कि एक ऐसी शिप है जिसका कोई कैप्टन नहीं है, कोई क्रू मेंबर नहीं है। ये एक बहुत अमेजिंग शिप है। हमें इसके मतलब बारे में सोचना चाहिए कि एक ऐसी शिप है जिसको खुद पता होता है कि इसको अपना सामान कहाँ से कहाँ ले जाना है। जब तूफान आता है तो ये अपने आप बचा लेती है। ये ऑटोमेटिकली अपने लोकेशंस पे रुकती है। तो ये सारी चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, कितनी अजीब बात है ना। ऐसा इमाम अबू हनीफा ने एक एथीस्ट को बोला। एथीस्ट कौन होता है? जो अल्लाह और मतलब गॉड्स पे बिलीव नहीं रखते हैं। ठीक है, तो मैं तो अभी इसके पीछे रिसर्च कर रहा हूँ, ऐसा इमाम अबू हनीफा ने कहा। ठीक है, उस एथीस्ट से। तो कि लोग ऐसा कहते हैं कि व्हाट शुड बी बिहाइंड दैट, कि ये इतनी जबरदस्त शिप है। ठीक है, तो एथीस्ट थोड़ी देर तक कंफ्यूज रहता है। ठीक है, फिर कहता है कि तुम ये कितनी सली बात कर रहे हो, ये कितनी बेवकूफी की बात कह रहे हो कि ये शिप अपने आप ही चल रही है समुंदर में, इसका कोई देखने वाला नहीं है, ये हर काम कर रही है। यू आर अ फूल, मतलब उसने, एथीस्ट ने कहा इमाम अबू हनीफा को। तो इमाम अबू हनीफा उस पर जवाब देते हैं, देन आई एम सॉरी दैट योर स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब आई एम सॉरी अबाउट योर स्टेटमेंट, कि तुम ही ने स्टेटमेंट कहा था ना कि वो अल्लाह के एग्जिस्टेंस वाली बात। अगर तुम ये बात नहीं मान सकते कि इतनी बड़ी शिप पानी में अपने आप चल सकती है, तो तुम ये बात कैसे मान सकते हो कि इतनी यूनिवर्स, मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्स जहाँ पे सब कुछ अपने सेट पैटर्न पे चल रहा है, वो अपने आप ही हो रहा है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है। ठीक है, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस बारे में सोच रहे थे कि मेरा क्रिएटर कौन है, ठीक है, तो उन्होंने पहले एक सूरज को देखा, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा खुदा है। ठीक है, फिर उन्होंने शाम होते देखी तो सूरज ढल गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो चीज ढल जाए वो मेरा खुदा नहीं हो सकता। फिर रात आई तो उन्होंने सोचा कि ये चांद और तारे मेरा खुदा है। फिर सुबह हुई तो चांद और सितारे भी गायब हो गए, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, जो चीज अगर ओवर शैडो कर रही है वो खुदा नहीं हो सकती। तो खुदा होने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तो खुदा है, इस बात पर यकीन करना, क्योंकि कोई भी चीज आउट ऑफ नथिंग नहीं आती, देयर हैज टू बी समवन बिहाइंड इट। ये एक बहुत सिंपल बात है, क्योंकि ये जो हम नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, तो इसमें भी हम यही कहते हैं ना कि कोई भी चीज अपने आप नहीं बन गई, तो फिर इंसान भी अपने आप नहीं बन गया। इतने सारे सिस्टम्स हमारे अंदर, वो भी इतने सही तरीके से अरेंज्ड, ये ऐसे ही तो नहीं आ गई ना। देयर हैज टू बी अ क्रिएटर बिहाइंड इट। तो हम इस बात को समझें कि क्रिएटर तो है हमारा, जिसने हमें क्रिएट किया है। लेकिन अब हम इस बात को कैसे माने कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इज आवर क्रिएटर, क्योंकि ये फाउंडेशन बात है कि क्रिएटर हमारे जैसा नहीं होता। ये तो समझ में आ गया ना कि क्रिएटर है, मतलब इतनी सारे जो एग्जांपल्स दिए, इससे क्या समझ में आ रहा है कि क्रिएटर है। बट अब ये कैसे माने कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इज आवर क्रिएटर। ठीक है, तो अगर हम चांद को देखेंगे तो चांद सूरज की रोशनी पर डिपेंड करता है। दुनिया में हर चीज एक दूसरे पर डिपेंड करती है, एवरीथिंग। और जो चीज खुद के एग्जिस्टेंस के लिए दूसरे पर डिपेंड करे, वो क्रिएटर नहीं हो सकती। क्रिएटर हैज टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी नीड। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें भूख लगे और हम बिना खाए बेचैन हो जाएं, तो वो खुदा नहीं हो सकता। हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन के बगैर हम मर जाएं, तो हम और आप खुदा नहीं हो सकते। अगर हम आइडल्स की बात करें, ठीक है, तो ये अपनी केयर खुद नहीं कर पाते, ये डिपेंडेंट है अपनी चीजों के लिए लोगों पे। पहली बात तो ये कि ये जो आइडल्स बनाते हैं, ये खुद बनाते हैं लोग, फिर उसकी केयर करनी पड़ती है, वो टूट भी सकता है। तो जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, वो खुदा कैसे हो सकता है? उसको डस्ट तक साफ करने पर, डस्ट जो लग जाती है आइडल्स पे, उसको भी साफ करने के लिए डिपेंड करता है इंसानों पे, कि कोई आएगा उसके डस्ट को साफ करेगा। तो जो अपनी खुद की चीजों में इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो हाउ कैन इट बी गॉड? तो गॉड होने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है,
वो ये है कि इट शुड बी इंडिपेंडेंट, उसको किसी भी चीज की जरूरत ना हो, उसको कोई इमोशनल नीड नहीं हो। जैसे हमारी इमोशनल नीड होती है ना कि हमें माँ बाप चाहिए होते हैं, हमें भाई बहन चाहिए होते हैं, दोस्त चाहिए होते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते। तो हमारा जो गॉड होगा वो इन सारी चीजों से इंडिपेंडेंट रहता है, उसको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं होती, वो जो चाहे अकेले कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अगर जैसे अगर हम लोग सूरह इखलास की तफसीर देखते हैं तो उसमें लिखा है ना कि कहो वो अल्लाह है यकता। ठीक है, मैं सूरह इखलास की वो पढ़ी हूँ मीनिंग। अल्लाह सबसे बेनियाज है और सब उसके मोहताज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, और कोई उसका हमसर नहीं है। ठीक है, ये सूरह इखलास का वो है, तर्जुमा है। तो ही इज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल हिम गॉड। वो जो चाहे करता है। जब वो हमारी तरह हो गया तो वो खुदा नहीं हो सकता, जब वो डिपेंडेंट हो गया तो वो खुदा नहीं हो सकता, जब वो लिमिटेड हो गया तो वो खुदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें ये रैशनली मानना होगा कि एक अल्लाह ही है, द वन हु क्रिएट अस। अगर हम लोग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मैं एक्सीड मतलब कि थोड़ा आगे बढ़ाऊं या फिर क्लास स्टार्ट कर दूं, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा, आई गेस बहुत लंबा चला जाएगा। हेलो जी मैम। क्लास स्टार्ट करूं या फिर इसको मतलब थोड़ा एक्सीड कर दूं, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा फिर ये। मैम कंटिन्यू कर दीजिए। और कोई क्लास स्टार्ट करूं या फिर बताइए आप लोग, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। कंटिन्यू मैम। कंटिन्यू कीजिए। चलो ठीक है फिर। जैसे अगर इसकी बात करें ना, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जैसे हम लोग क्या बात करते हैं, बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं कि एक एक्सप्लोजन हुआ, दुनिया बन गई। जो एथीस्ट होते हैं वो तो अल्लाह को मानते नहीं, तो वो यही कहते हैं ना कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हुआ, बिग बैंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, दुनिया बन गई। ठीक है, दुनिया कायम हो गई। और ऐसा कैसा मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा कैसे एक्सप्लोजन हो गया कि हर चीज अपने पैटर्न पे एकदम सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो गई, हर चीज। जैसे एक चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी है ना हम लोगों ने 9th में, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की, आई गेस 11th या 12th में पढ़नी है, मुझे मतलब इतना अच्छे से याद नहीं है। तो कि इंसान बंदर से आए हैं, तो इसमें भी बेबुनियाद बात है। ठीक है, इंसान जो है वो बंदर से आए हैं, तो हमें मिक्स स्पेशीज भी तो दिखनी चाहिए ना आसपास। या तो बंदर हमें दिखते हैं या तो इंसान दिखते हैं, बीच का तो कोई दिखता नहीं है। कोई तो ऐसा होगा ना जो इंसान और बंदर के बीच का होगा। ठीक है, तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो इवॉल्व हो ही रहा हो इंसान में। हम आज क्या देखते हैं, या तो इंसान या तो बंदर। तो ये सारी मैम बेबुनियाद बातें हैं। क्या? मैम चिंपैंजी है ना वो इंसान और बंदर के बीच। तो क्या आप उसको इवॉल्व करते हुए देख रहे हैं कि वो इंसान में कन्वर्ट हो रहा है या फिर ऐसा कुछ? नहीं देखते हैं। कोई तो चिंपैंजी ना जो एक टाइम के बाद इंसान में कन्वर्ट हो जाए, कोई तो होना चाहिए ना। नहीं होता ऐसा कुछ। मैम वो हम लोग मतलब हम लोग का टीचर पढ़ाया कि ये एवोल्यूशन इतना स्लो होता है कि मतलब हम लोग का जो लाइफ स्पेन होता है ना, उस लाइफ स्पेन में हम लोग ये नहीं देख सकते हैं ये एवोल्यूशन को। मतलब बहुत लंबा होता है ये, मतलब हजार देखो, साल बहुत हजार साल हजार ऐसे। साल होता है। अगर अभी जैसे अभी तुम लोग हम लोग नॉर्मली बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है ना, मिलती है, हिस्ट्री में ऐसा रहा है, अब वो चीज अभी सामने आई है। कभी तो आनी चाहिए, कभी कोई एक ऐसा वो नहीं आता है। देखो, अगर इवोल्यूशन की तुम बात करोगे ना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर तुम्हारा ईमान जरा सा भी थोड़ा सा भी कमजोर रहेगा ना, तुम्हें बहुत मतलब होता है ना कि बहुत जल्दी तुम्हारा ब्रेन वॉश करेंगे, तुम्हें बहुत वो कर देंगे। ठीक है, अचानक से कि मतलब अब इतना ज्यादा इवोल्यूशन की थ्योरी इन लोगों ने स्ट्रांग बना दी है ना कि ये हो जाएगा, मतलब जिसका लेकिन कुरान की भी अगर बात करो तो ऐसा कोई है कि नहीं लोग इंसान बंदर से आए हैं या फिर ऐसा कुछ। एक्सप्लोजन का जिक्र है, बिग बैंग का जिक्र है, बट ऐसा नहीं है कि इंसान मतलब बंदर से क्रिएट हो गया और इस तरह से जैसे एथीस्ट मानते हैं। ठीक है, तो यही है।
मतलब हमें एटलीस्ट दिखना तो चाहिए ना कि चलो चिंपैंजी है या फिर ये तो इंसान में कन्वर्ट हो रहा है। कोई एक हिस्ट्री का ठीक है, वो 200 साल लगता है उसे, तो कोई तो होगा ना, कोई पुराना ये कि हाँ दिख रहा है ऐसा, कुछ भी ऐसा हो रहा है तो नहीं होता है। तो तो वैसे हम ये वैसे भी डार्विन जो जो थ्योरी दिया है, ठीक है, वो अपने हाँ, स्टेटमेंट में ये बोला है कि मुझे पता है कि ये सब चीज़ नहीं होता है, ठीक है, बस मुझे क्लासिफिकेशन में आसानी मिलता है इसलिए मैंने ऐसा किया है। और हजारों ऐसे हैं जो इनके डार्विन के इवोल्यूशन की थ्योरी पर के अगेंस्ट में है, जो ऐसा होता नहीं है कभी, क्योंकि चिंपैंजी और इंसान के बीच में कोई डीएनए मटेरियल मैच ही नहीं करता है। दूसरी चीज़, अगर कोई कोई चीज़ अगर इवोल्यूशन हो रहा है तो इतना तेजी से, जो बहुत स्लो प्रोसेस है, तो इंसान और चिंपैंजी के बीच में ऐसा भी तो होना चाहिए जो चीज़ इंसान और चिंपैंजी के दोनों मैच करे। मॉर्फोलॉजिकली भी मैच नहीं करता किसी से, एक दिखने से भी, ठीक है। तो जी वो डार्विन का खुद अपना एक स्टेटमेंट है कि वो, कि मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन मुझे क्लासिफिकेशन में आसानी मिलती है कि क्लासिफिकेशन हो जाए, इसलिए मैं ऐसा किया हूँ। ठीक है, अगर तुमको इसका रेफरेंस चाहिए तो रेफरेंस यही है कि जाकिर नायक जो है बहुत बड़े, मतलब वो खुद एक एमबीबीएस स्टूडेंट रह चुके हैं वो इन चीज़ों पर, तो तुम उसका जाकिर नायक का वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर रिलेटेड टू इसके लिए। और दूसरी चीज़ है थ्योरी और मतलब थ्योरी का मतलब ही यही होता है कि सिर्फ मान जाना, मतलब इमेजिनेशन है। अगर थ्योरी जिस दिन प्रूफ हो जाए ना, उस दिन लॉ बन जाएगा, लेकिन आज तक कोई लॉ सुने हो? सिर्फ ग्रेविटेशनल का लॉ सुने हो, लॉ किसी का नहीं होता। थ्योरी मतलब हुआ कोई भी हाइपोथेसिस है तुम्हारा दिमाग में चला, वो तुम पेश कर दिए तो वो हो गया थ्योरी, ठीक। तो थ्योरी कभी, अगर जिस दिन वो सही 100% सही हो जाएगा, उसको लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इवन कि पूरी दुनिया मानती है कि ये थ्योरी है। थ्योरी का मतलब ये है कि वो सच्चा नहीं है। ओके, क्लियर हुआ। कंटिन्यू। चलो, तो मैं ये कह रही थी कि सब सर बेबुनियाद। हाँ, बोलो बोलो। सर जो है कि अर्थ जो है वो रोटेट करता है अपने एक्सिस में, हाँ, बट कि वो स्टैटिक है। नहीं, कुरान ये शायद ये है कि अर्थ रोटेट नहीं करता है, क्या बोलते हैं, सन रोटेट करता है, ठीक। लेकिन तुमको ये बताते हैं हाँ कि लेकिन जो तुम आज तक कोई किताब में ये नहीं पढ़ोगे क्या है कि ये अर्थ रोटेट करता है, ऐसा कभी नहीं बोला कोई। ये क्योंकि ये जो है ना, तुम कहीं पर भी जाओगे तो ये रिलेटिव मोशन है। तुम बाहर रहोगे, चाहे कोई एक भी मूव करेगा, तुमको दोनों चीज मूव दिखेगा। इसलिए क्लियर नहीं किया है क्या कि अर्थ मूव करता है। बच्चे में पढ़ते हो गलत पढ़ते हो, लेकिन जैसे हायर क्लास में जाओगे तो अभी 9th में फिजिक्स आ गया ना, वो रिलेटिव मोशन है। अगर सन मूव करेगा तब भी तुमको लगेगा अर्थ मूव कर रहा है, अगर अर्थ मूव करेगा तब भी तुमको लगेगा सन मूव कर रहा है। दोनों अपोजिट केस है, इसलिए ये कोई। सर मतलब ऐसे होता है जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे होते हैं, हम लोग का ट्रेन नहीं चल रहा होता, लगता है कि मतलब हम लोग चल रहे हैं, वो लोग रेस्ट में है, हाँ, वो लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्या भी होता है, मतलब तुम्हारा नहीं चला, सामने वाला चला, तुमको लगा हम मूव कर रहे हैं, ये रिलेटिव मोशन है। तो ये कोई चीज। दूसरी चीज, तुमको ये जाकिर नायक है, इसी ने गॉड गॉड को जो वेरीफाई किया है, उसमें बहुत अच्छा मुझे चीज लगा, ठीक है। तो उन्होंने ये लिखी हो। दूसरी चीज ये है कि पूरी दुनिया जब तक साइंस थी तब तक ये कह रहा था कि जो घूमने वाला जो है, मतलब जितने भी अपने एक्सिस पे घूमते हैं वो एक्सिस जो होता है राउंड होता है, ठीक है, सर्कुलर सर्कुलर होता है। लेकिन कुरान हमेशा ये कहता रहा कि अंडे की शक्ल में, अंडे की शक्ल में, अंडे की शक्ल में नहीं पाना कोई, ठीक है। और आज साइंस ये प्रूव कर दिया कि वो अंडे की शक्ल में है, ठीक। तो वही क्रिएटर वही होता है। तुम अगर क्रिएटर बोलोगे क्रिएटर कौन है, तो क्रिएटर वही है जो, मतलब मान लो कोई गाड़ी के बारे में कौन बता सकता है, जो गाड़ी बनाया के एक मॉडल के बारे में, उसका फंक्शन के बारे में। तो जब कुरान शरीफ आया या अल्लाह की किताब आई, तो उस जमीन से बनाने से पहले ही उनको सारी चीज बता दिया कि ये चीज ऐसा है वैसा है, ठीक है। जमीन के नीचे इतना पानी है, हमने हमने जमीन और आसमान को 7 दिनों में बनाया, जिसमें ये बता रहा है कि हमने उसने चार सात सात आसमान बनाए। इतने सारी चीज तो वो जमीन के बारे में लिखा है कि उसने अपने, तो वही तो करे अल्लाह ताला ने। तो तुम, मतलब हर बार, हर मतलब तुमको लगभग हर सूरह में तुमको मिल जाएगा कि गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो। क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? मतलब तुम्हारे सामने इतनी सारी चीजें दलील है, क्या तुम इसको देख करके खुदा को नहीं मानते? चांद, सूरज, आसमान, जमीन, हर चीज का निकलना उगलना, कोई तो क्रिएटर है ना। तो देखो, कोई भी टीचर कुछ भी बताता है, एक होता है फॉल्स थ्योरी। अभी 9th में तुम इतना पढ़ोगे कि ये थ्योरी वो थ्योरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, समझे?
लेकिन जैसे ही 11th में जाओगे ना, हर थ्योरी का फौरन बोलेगा, अगला साइंटिस्ट आएगा ये थ्योरी गलत हो गया, अगला आएगा फिर ये थ्योरी गलत हो गया। तो कोई थ्योरी पढ़ते तो पहले उसका पूरा पूरा कंप्लीट पढ़ा करो, क्योंकि वो आगे चल के गलत हुआ या नहीं हुआ है। डार्विन की थ्योरी पूरी गलत हो चुकी है, उसको रिजेक्टेड कर चुका है, लेकिन क्या हुआ कि तुम्हारे क्लास में गलत चीजें पढ़ा रही है ना, क्योंकि ताकि तुम्हारा एक आइडिया मिल सके कोई चीज का, कोई चीज गलत भी हो तो उससे आइडिया मिलता है, ठीक है, इसीलिए वो चीज पढ़ाया जा रहा है। इवन के जो नॉन मुस्लिम हो गए, मतलब जो अथीस्ट टाइप के होते हैं, वो इन चीज पे बिलीव नहीं करते हैं, तो वो लोग बच्चे को इधर उधर बहकाते हैं, ठीक, लेकिन जबकि डार्विन की थ्योरी पूरी गलत है, समझे। और भी किसी कोई कुछ, तो कुरान शरीफ का देखो, अगर मुसलमान हो तो तुम्हारा काम है कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन पढ़ने का, अल्लाह ताला के तुमसे क्या कहा है, समझे। तो तुम्हारा काम है कि तुम कुरान को पढ़ो। अल्लाह ताला ने कुरान को ऐसे ही थोड़ी ना भेजा है, तमाम इंसान के हिदायत का जरिए भेजा है। तो कुरान शरीफ का तुम्हारा काम है क्या कि कुरान अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं तुमसे, वो तो कुरान में लिखा है। लोग हदीस के पीछे भाग रहे हैं भाई, जितना हदीस के पीछे भाग रहे हैं उससे कहीं ज्यादा कुरान के पीछे भागना चाहिए। तो कुरान में अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, कोई एक भी आयत को पढ़ के समझे, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम कुरान को पढ़ो तुम्हें हिदायत मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खुलेगा कि अल्लाह ताला ने क्या चलेगा। इसीलिए कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग आए जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए कुरान को पढ़ना शुरू किया, लेकिन एट लास्ट वही इस्लाम में कबूल कन्वर्ट हो गए। क्यों, उनको दिख गया कि असलियत क्या है। आज हम लोग बनाम जो है ना, सिर्फ नाम से मुसलमान है, लेकिन हम अल्लाह की कोई बात को जानते नहीं है, और हम पाबंदी को देख करके अल्लाह ताला ये चीज़ मना कर रहे हैं, वो चीज़ मना कर रहे हैं, तो फौरन अगेंस्ट हो जा रहा है, ऑफेंड हो रहा है, ये क्यों हो रहा है यार, इस्लाम अच्छा नहीं है, वो नहीं। अल्लाह ताला ने अबू जहल भी अगर ईमान नहीं लाया तो वो इसलिए नहीं लाया था क्योंकि कुरान, क्योंकि ईमान में आने का मतलब है तुम्हारी सारी अय्याशी को बंद करा देना, तुम्हारी कोई अय्याशी नहीं रहेगी, तुम्हें एक तौर तरीके से एक लिमिटेड इसमें जिंदगी गुजारना पड़ेगा। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बना दिया, दुनिया वालों के लिए ये क्या बोल रहे हैं, गैर मुस्लिमों के लिए या फिर वो लोग काफिरों के लिए दुनिया जन्नत है, और तुम तो ईमान वाले हो, तुम्हारे लिए तो जन्नत कुछ और है, तो फिर दुनिया में कौन सी जन्नत का सोच रहे हो। और जो लोग, जिन लोगों से तुम लोग मुतासिर हो रहे हो, जिन लोगों को देख कर लग रहा है यार ये तो इतना मस्ती कर रहा है, ये कर रहा है, लड़की घुमा रहा है, वो कर रहा है, तो भाई उन लोगों के लिए दुनिया यही है, उनको मतलब उनके लिए दुनिया ही है और यही जन्नत है, उनको जन्नत जैसा मजा लेने दो। अब तुम सोच रहे हो तुमको भी मिले तो फिर वो जन्नत वाली जो असली मजा वो तुम्हें तो नहीं ना मिलेगी, उनके लिए अरे कहा गया है ना, द वर्ल्ड इज प्रिजनर फॉर अ बिलीवर। ऐसा बहुत जगह पे आपने कोट्स पढ़ा होगा, अब मुझे इसका वो नहीं याद आ रहा है, शायद ऐसी हदीस है या पता नहीं, लेकिन हाँ ये चीज पढ़ी है, द वर्ल्ड इज अ प्रिजनर फॉर अ बिलीवर, ये जेल की तरह है दुनिया। ओके, आप कंटिन्यू करिए। मतलब ये कही थी कि मतलब अगर हमें सारी चीजें पता हो तो फिर अब हम लोग ये देखते हैं ना कि अब हमारा पर्पस क्या है। देखो ये सारी पता चल गई कि अल्लाह का एग्जिस्ट, मतलब कि कोई क्रिएटर है, ठीक है, तो लोग एथिस्ट नहीं बनेंगे, उन्हें पता है कि हमारा कोई क्रिएटर है, देन अल्लाह ही हमारा क्रिएटर क्यों है, हमारा ये भी कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हुआ, ठीक है। अब नॉर्मली अगर हम लोग, अब जैसे मैं पर्पस की बात कर रही थी, ठीक है, कि अब इन सारी चीजों को हमारे दिल में ये बात बैठ जाएगी कि अल्लाह इज अवर क्रिएटर और हमारा क्रिएटर है, अल्लाह ही है, तो फिर अब हम ये सोचेंगे ना कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए। अब इसको अच्छे से समझ में आएगी मतलब ये बात, ठीक है। और अगर हम अपने पर्पस को जितनी अच्छी तरीके से समझेंगे हम कामयाब होंगे, ठीक है। अगर किसी से पूछती हूँ कि कोई बता सकता है कि सक्सेस क्या होता है, कामयाब होना क्या है, कोई बता सकता है? देखो कामयाब होना यही, हम लोग अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें तो ये कहते हैं ना, काम मतलब जो आप चाहते हैं उसे अचीव कर ले, दैट इज सक्सेस। हम सक्सेस का डेफिनेशन जनरली यही देते हैं, लोग यही कहते हैं, जो हम चाह रहे हैं उसे अचीव कर लिया हम सक्सेस हैं, ठीक है। तो जब हम लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में जाए, ठीक है, अगर आप एक वॉशिंग मशीन भी खरीदते हैं, अगर वो कपड़े अच्छे से बदल पा रही है, देन इट इज सक्सेसफुल। तो हमारे मकसद को फुलफिल कर जो ध्यान दें और छोटी छोटी चीज पे ध्यान दें। लाइक अगर किसी ने MBBS क्रैक कर लिया तो वो सक्सेसफुल इंसान है, हम लोग यही कहते हैं। किसी का इंडियन आइडल में सिलेक्शन हो गया,
तो ये जो मीडिया काम कर रहा है वो हमें सक्सेस के अलग अलग डेफिनेशंस बताता है कि ये शाहरुख खान बन गया तो ही सक्सेसफुल। ये कौन डिसाइड कर रहा है हमारे लिए? ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे लिए सक्सेस क्या है और क्या नहीं है। इंसान की अपनी आइडेंटिटी कहाँ गई कि वो खुद अपनी सक्सेस को डिसाइड कर सके कि सक्सेस क्या है और क्या नहीं। लोग सक्सेस कैसे समझने लगते हैं, जो हमें बताया चेज करने लगते हैं। और फिर क्या होता है, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर है ना कुरान में, कि वो अपने कब्रों में जा पहुंचता है लेकिन फिर भी उसको सक्सेस अचीव मतलब नहीं कर पाता। हम लोग जब छोटे थे तब से ये सुनते आ रहे हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं और हमें वापस जाना है। ये चीज हमारे जहन में होती है लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड में होती है, हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं होती कि हमें जाना है। और अगर हम इस चीज को भूलने लगते हैं, ठीक है, तो हमारा जो पर्पस है, जो मकसद है, जो सक्सेस है, इससे हम दूर होने लगते हैं। जैसे कि कोई इंसान जिसके कॉन्शियस में ये बात होती है कि उसे अल्लाह के पास लौटना है, उसे खुश करना है, तो वो हर काम को करने से पहले 1000 बार सोचेगा। कुछ बुरा करने में सोचेगा, कुछ बुरा कहने में सोचेगा, किसी का दिल दुखाने में सोचेगा, किसी को धोखा देने में सोचेगा। वो एकदम से कुछ नहीं बोल देता है, वो सोच समझ कर बोलता है। कोई भी इंसान गलत कब करता है? जब ये बात उसके कॉन्शियस माइंड में नहीं होती कि वो दुनिया में है किसी मकसद के लिए आया है, उसे वापस लौटना है अल्लाह की तरफ। और कोई भी चीज हमारे कॉन्शियस में कब आती है? जब हम कुरान के साथ अपना रिश्ता कंटिन्यूअसली कायम रखते हैं, तभी हमारा वो पर्पस अचीव होता है। हम 3 घंटे के एग्जाम के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो इससे बड़ी जो जिंदगी है 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स जो गुजारते हैं, और उसके बाद एक नेवर एंडिंग लाइफ है हमारी, हम लोग उसके लिए तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं करते हैं। और जो उस लाइफ के लिए कामयाब हो गया वो एक्चुअली में कामयाब है, वही हमारी कामयाबी है। कोई गूगल का मालिक है तो ही इज नॉट कामयाब इंसान। कोई फेसबुक का मालिक है, इज नॉट। ये सिर्फ दुनिया में कामयाबी का डेफिनेशन है जो हम लोगों ने बना रखा है। कामयाब इंसान सिर्फ वही है जिसका अल्लाह उससे राजी है, ठीक है। और ये जो जिंदगी है हमारी, वो एक स्टेशन की तरह है जहाँ हमें सिर्फ थोड़ी देर रुकना है। हमारा डेस्टिनेशन वो है जहाँ हमें हमेशा रहना है। वो इंसान कतई कामयाब नहीं है जो इस दुनिया में अपने पैसों पे, अपनी डिग्री पे कामयाब हो गया और अपने आखिरत में कामयाब नहीं हो पाया। अब ऐसा नहीं कि दुनिया छोड़ देनी चाहिए या दुनिया का काम छोड़ देनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए, सब जरूरी है। आपके सर्वाइवल के लिए, आपके के ध्यान रहने के लिए जरूरी है। लेकिन इन सब चीजों के चक्कर में जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है, ये नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी दुआओं में हमारा सबसे बड़ा कंसर्न हाथ होना चाहिए, दुनिया बाद में, ठीक है। मतलब दुनिया, अभी हम क्या करें, दुनिया को पहली प्रायोरिटी बना रहे हैं, ठीक है। लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, मैं कैसे पीछे हूँ? मतलब एक होता है ना कि आजकल लोग गलत की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं कैसे, मतलब लोग इस चीज को नहीं समझते कि लोग गलत के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये इंसान तभी डिसाइड कर पाएगा जब उसे पता है कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, क्या नहीं दिया है। बट जिसे पता ही नहीं है वो तो यही सोच के भागेगा ना, वाओ आजकल तो ये ट्रेंड में चल रहा है, मैं क्यों नहीं करूं। लोग मुझे कहेंगे कि मैं सोसाइटी से बहुत पीछे मतलब हट रहा हूँ, ऐसा, ठीक है। तो फिर समझना जरूरी है, क्योंकि जो दुनिया में मिल रहा है वो हमें आखिरत में मिलेगा, लेकिन फिर जो आखिरत में मिलेगा फिर वो दुनिया में नहीं मिलता, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें खुद को तो सुधारना ही है, दीन के रास्ते पर चलना ही है, लेकिन सिर्फ खुद तक ही महदूद नहीं रखना है, बल्कि इस्लाम की दावत के काम को आगे भी बढ़ाना है। ये नहीं सोचना है कि मैं कुछ नहीं जानती तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं कुछ नहीं जानता तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। होता है ना जिनको बहुत इस्लामिक नॉलेज नहीं होता, जो थोड़ा थोड़ा भी जानते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो लोगों को अपनी बातों से अपना बना लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अच्छे राइटर होते हैं, तो वो लिख करके अपनी बात को बताते हैं, मतलब अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हम वो करेंगे, मतलब जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो, लेकिन आप अपनी बात को आगे बढ़ाओ। आपको थोड़ी सी बात पता हो दीन के बारे में, आप एक चीज ही सीख रहे हो, बट एटलीस्ट आप लोगों तक वो चीज पहुंचाओ। हमें खुद करना है और साथ साथ हर एक मुसलमान को लेकर जाना है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब यही है कि
सक्सेस एंड दुनिया क्या है, हमारा मकसद क्या है, इस चीज को समझना, ये बहुत बेस है, ठीक है। अगर हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग आगे भी कामयाब होंगे और लाइफ आसान रहेगी। कुरान पढ़ेंगे, सुन्नत को पढ़ेंगे, लाइफ को गुजारने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत की बुक्स आती हैं आप वो पढ़िए, बायोग्राफी जो उनकी आती है वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होती है, उसको पढ़ के देखिए, बहुत मजा आएगा। मतलब और जब आप चीजों को समझने लगेगा ना, बिलीव मी, दुनिया में आपको मजा नहीं आएगा। मजा इन द सेंस कि आप सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, लोगों से मिलना, ये नहीं कि रिश्ते खत्म कर देना, बस अल्लाह की इबादत करना इज इम्पोर्टेंट, बट अल्लाह ने रिश्ते बनाए हैं, दोस्त बनाए हैं, सर्वाइवल के लिए आपको जितनी जरूरत है आप कीजिए, लेकिन हाँ ऐसा ना हो कि आप दुनिया के पीछे इतना भाग लो कि आप अल्लाह को भूल जाओ। जिसकी वजह से आपके पास जो भी चीज है, आप खा रहे हो, आप पहन रहे हो, इनफैक्ट आपको अगर क्लास में आप टॉप भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अल्लाह है, अल्लाह ही है आपको कामयाब कर रहा है दुनिया में। अल्लाह है जो आपको खिला रहा है, जिसकी वजह से आपके सर के ऊपर छत है। बहुत लोग हैं जिनके ऊपर सर के ऊपर छत भी नहीं होती है। हम लोग भागते हैं किसके पीछे? दुनिया के पीछे, जबकि दुनिया हमें कुछ भी नहीं देती। इंसान हमें कुछ नहीं, इंसान जरिया बनते हैं, देने वाला कोई और हम लोग देने वाले को भूल जाते हैं। दैट इज बिग प्रॉब्लम जो कि हम लोग नहीं समझते। तो सोचना जरूरी है, थोड़ा सोचने पे मतलब सोचना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं जहन नहीं खुलेगा। और सोचेंगे कब? जब होता है ना कि हमारे होगा कि हाँ अल्लाह है, अल्लाह की इबादत करना, हमें अपने जिंदगी का पर्पस पता होगा, मकसद क्या है, क्यों आए हैं। जब तक सोचेंगे नहीं तो फिर काम कहाँ से करेंगे, बात आगे कैसे बढ़ेगी? फिर तो बस यही होगा, सुबह होगी, रात होगी, पढ़ना है, बात खत्म। फिर तो बस यही है। आज बहुत ज्यादा मतलब एक्सटेंड हो गया, क्लास स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? ओके चलो ठीक है। ये बताओ होमवर्क किसने किसने किया है? यस मैम। हो गया? चलो मैं एक एक करके पूछती हूँ। नवाब आलम, हाँ आपका शायद होमवर्क आया है मेरे पास। ये एमडी करके कौन है? पता नहीं। और मोहम्मद शरीफ, शायद का भी होमवर्क आया है आई गेस। मुझे आपकी कॉपी नहीं आई है, सैफी आपकी भी कॉपी नहीं आई है। मेरी क्लास मैम आवाज नहीं आ रहा है। मैम आवाज नहीं आ नहीं रही आ है। रहा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? क्लियर नहीं है मैम। अरे यहाँ पे बारिश हो रही है, इसकी वजह से नेटवर्क इशू हो रहा। तो मैं कोशिश करती हूँ। हाँ आवाज क्लियर आ रही है? नो मैम। हेलो, तो होमवर्क एटलीस्ट आप लोग भेज दिया कीजिए। मैं कितनी बार बोलती हूँ डाउट है पूछ लो एक बार, बट आप लोग तो डाउट भी नहीं, डाउट तो कुछ बच्चों ने पूछा था बट उन्होंने होमवर्क नहीं भेजा मुझे। नहीं भी भेजते तो एटलीस्ट बना लिया करो। समझ में तो आता है ना कि लोग मतलब आप लोग तक बात मेरी पहुंच रही है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? मैम आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। चलो ठीक है। सबका एक क्वेश्चन था, ये कि जो है आइस जो है वो वाटर पे क्यों फ्लोट करता है। ये 2-3 बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछा था कि जबकि मतलब कि सॉलिड है, ठीक है, फिर भी
जो है आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लो करता है, क्यों? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो देखो जब और देखो इसका जो बेसिक आंसर है वो यही था कि वाटर जैसे ही आइस में यानी कि अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, तो कैसे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है? ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमें पता है ना कि डेंसिटी घटती है, क्योंकि होता है क्या है, डेंसिटी क्या होता है, इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी और वॉल्यूम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। यस मैम। आवाज नहीं आ रही मैम। सॉरी, मतलब मेरे पास ना अभी वो पेन नहीं है, तो मे बी संडे तक आए तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं बोर्ड का यूज करूंगी, इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर, मतलब लिख नहीं पा रही हूँ। तो बस आप लोग कॉपी पे वरना नोट कर लो कि जैसे डेंसिटी क्या होता है, इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मैम एसएटी में है। होता है इसका। हेलो, जी मैम। हाँ, तो वाटर जैसे ही कन्वर्ट होता है ना, मतलब हमारा आइस में, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो एक बात बताती हूँ कि जैसे वाटर में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है, सॉलिड में भी मूव करता है, बट उसमें होता क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि हमें वो मूव करते हुए, मतलब वो अपने पोजीशन पे ही मूव करता है। ठीक है, ये होता है, वो फ्रीक्वेंटली रैंडमली मूव नहीं कर पाता। बट वाटर के केस में तो ऐसा नहीं होता ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, मतलब कम होता है, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। तो होता क्या है कि अब हमें तो पता है ना कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। पता है आप लोगों को? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है वाटर में, ठीक है। और वो एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, मतलब ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रो मतलब H2O होता है ना, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, तो ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वाटर में, ठीक है। तो आखिर सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे तभी तो, मतलब होता है ना कि मॉलिक्यूल्स वाटर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि वाटर में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तो जो बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होती है वो कम होती है। कैसे होती है? देखो यार, मुझे बोर्ड की ही जरूरत पड़ेगी, 1 मिनट देखती हूँ मैं। एक मिनट रुकना, मैं बोर्ड कोशिश करती हूँ लिख करके, अगर हो जाए तो फिर। व्हाइट बोर्ड, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। वाटर का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिख रहा है? हेलो, इसमें चलो ये यस मैम। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है यार, ये लिखा भी तो नहीं रहा है, H2O होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल अभी आपस में बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये जो होता है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, ये क्या है, बॉन्ड है, ठीक है, इसको कहते हैं बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड है। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है ना, अब ये आपस में, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर करते हैं। ये आप लोग 10th में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, तब समझ में आएगा और क्लियरली। बट अभी के लिए मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि आपस में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। जो आपस में जब दो एटम शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो अब इससे क्या होता है, बॉन्ड बन रहा है, ठीक है।
तो अब होता क्या है कि नॉर्मली ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑक्सीजन मेक कोवैलेंट बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एटम, और ऑक्सीजन के पास होता है ना, ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा ताकतवर होता है, ठीक है, तो इसके पास ये टेंडेंसी होती है कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मतलब जो बीच में इलेक्ट्रॉन जो आपस में ये शेयर कर रहे होते हैं, ये अपनी तरफ ये खींच लेता है, मतलब होता है ना, थोड़ा सा टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींच करके रखते हैं, जिससे होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होता है यहाँ ऑक्सीजन के पास ये ज्यादा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बॉन्ड टूट रहा है, इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा कमजोर बॉन्ड होता है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड इसीलिए कमजोर होता है क्योंकि इसमें कोई एक जो थोड़ा हाई, मतलब जिसके पास ज्यादा पावरफुल एटम होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींच करके रखते हैं। तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, डेल्टा निगेटिव होता है, हाइड्रोजन के पास, इसको हम लोग पार्शियल कहते हैं, ठीक है, डेल्टा मतलब इसको पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं, ये थोड़ा कमजोर होता है। निगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो होता क्या है कि ये हमारा नॉर्मली ये इसकी बात होती है कि ऑक्सीजन जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन एटम के साथ, और ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने हाइड्रोजन एटम से मतलब खींच करके रखता है। अगर हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर होता है, ठीक है, हेंस ऑक्सीजन हैव मोर डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा निगेटिवली चार्ज उसके ऊपर है, इसलिए इसको हम लोग पार्शियल निगेटिव चार्ज कहते हैं, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल में अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, पानी में तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो अब ये जो होता है क्या, अब ये जो होगा, अब ये दूसरे मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। रुको मैं 1 मिनट बोर्ड क्लियर करती हूँ। हाँ देखो, अब होता है कि जैसे अब ये ऑक्सीजन है, इसका 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये ऐसे, अब ये हाइड्रोजन भी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इससे जुड़ा होगा, ठीक है, अब यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन होगा, मतलब समझ में आया। ये कुछ इस तरह का बहुत सारे हेक्सागोनल फॉर्म में स्ट्रक्चर बन जाते हैं वाटर में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे, मतलब आपस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, मतलब बॉन्ड फॉर्म करते हैं जिसके, बट ये केस जो है आइस के केस में होता है। मैं बस ये बता रही हूँ कि वाटर में क्या होता है, H2O, वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन वाटर के केस में होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हो क्या रहा है, ठीक है, वाटर में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होता है वो मूव करता है, तो समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया, चलो ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, रुक जाओ। देखो, ये तो पता है ना, ऑक्सीजन, ये वाटर का ये है, मतलब फॉर्मूला है, वाटर कैसे होता है, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल करके वाटर बनाता है, मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। पानी में होता है क्या कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हो क्या रहा है कि ये तो पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके, ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास होता है, अब ये आपस में बॉन्ड बनते हैं शेयर करके आपस में, मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और ये आपस में ये बॉन्ड मतलब ऐसे रहता है। बट ऑक्सीजन जो होता है वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली, तो ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ ज्यादा खींच करके रखता है। तो इसकी वजह से अब इधर भी वही वाला मतलब इशू है कि इधर भी हाइड्रोजन है, तो ये भी ऑक्सीजन, मतलब इधर से भी इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव होता है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है ये थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, हाइड्रोजन थोड़ा कमजोर होता है इस मामले में, ठीक है, ये हो रहा है। अब देखो बात हो क्या रही है, अब मैं बता रही हूँ कि वाटर में होता क्या, हमें पता है ना, जिसने मेरी पहली क्लास की होगी, दूसरी क्लास की होगी, उसे पता है कि लिक्विड स्टेट में, देखो पता है, ये तो हमें बेसिक पता है ना कि जो मैटर होता है इसका एक ये है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके पार्टिकल आपस में मूव करते रहते हैं, पता है ये बात। होता क्या है, सॉलिड में थोड़ा कम मूव करते हैं क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है सॉलिड के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो होता क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो मॉलिक्यूल मूव करते हैं, तो जो टेंडेंसी होती है बॉन्ड बनाने की वो लिक्विड में क्या होती है, कम होती है। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है,
अब ऐसे ऐसे पानी में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, सिर्फ एक H2O तो होता नहीं, क्योंकि वाटर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। ऐसे हजारों मॉलिक्यूल हैं, सब H2O आपस में बहुत सारे होंगे, बट ये आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। प्रॉपर्टी है मैटर की, लिक्विड जो होता है इसमें पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, तो ये बॉन्ड बन नहीं पाता है वाटर में, ठीक है। तो वाटर में बॉन्ड नहीं बन पाएगा, तो होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स इधर भी है, कुछ मतलब इधर भी है, मतलब ऐसे ऐसे करके, मतलब ये बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है। समझ में आया? तो फॉर्म नहीं कर रहा तो डेंसिटी कम होगी, क्योंकि होता है ना सारी जगह भरी हुई है। अब और अच्छे से समझाती हूँ। अब हो क्या रहा है कि जैसे ही हम वाटर को ठंडा, मतलब कि ठंडा करेंगे, यानी कि वाटर जैसे ही आइस में कन्वर्ट होगा, मतलब वाटर जो है जैसे ही वो आइस में कन्वर्ट होता है, तो पता है ना कि ये लिक्विड स्टेट है, ये क्या है, आइस इज सॉलिड स्टेट। क्लियर है? वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट है, आइस इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, पढ़ा है हम लोगों ने। पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़ा कम मूव करते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जैसे ही पानी ठंडा होता है, यानी कि जैसे ही ये बर्फ में कन्वर्ट होता है, तो जो उसकी एनर्जी थी ना, जैसे वाटर में क्या था कि पार्टिकल मूव कर रहा था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, जिसने क्लास की होगी उसे पता होगा। काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स आपस में मूव कर रहे हैं, और जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो क्या कहते हैं, हर मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी उसकी एक अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वाटर के केस में क्या था कि काइनेटिक एनर्जी थी, पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, बट जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ आइस में, तो एनर्जी रिलीज हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। काइनेटिक एनर्जी घट गया तो मॉलिक्यूल जो होता है वो धीरे धीरे जो होता है ना कि कूल डाउन, ठंडा होता है। मतलब अब एनर्जी, कुछ मॉलिक्यूल है जो तेज तेज इधर उधर रैंडमली मूव कर रहा है, अब जैसे ही एनर्जी कम हुई, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। स्टेबल होने की वजह से क्या हो रहा है कि अब वो आपस में बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि वाटर जो है, मतलब उसमें मूव इतना तेजी से, मतलब मॉलिक्यूल कर रहा था कि वो बॉन्ड नहीं बना पा रहा था, बट जैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई, वो बॉन्ड बनाना शुरू किया। अब जैसे कि ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये पहला मॉलिक्यूल है। कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये अब इसके साथ ये फिर मतलब बॉन्ड, मतलब ये ऐसे बॉन्ड बनाता है ना कि अ, मतलब इस तरह से, मतलब एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। आपस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं कि बीच में एक हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, और ऐसा बहुत सारा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इस तरह से बन जाता है। तो होता क्या है कि अब जैसे यहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच, वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या है, वैक्यूम क्रिएट है, खाली जगह दिख रही है यहाँ पे। तो जैसे ही अब सॉलिड में हो क्या रहा है कि अब जैसे ही बहुत सारे मतलब कि स्ट्रक्चर आपस में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो बीच में क्या हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और मैंने क्या बताया, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला मामला है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, फिर एक ऐसा टाइम आता है जब बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, और ये कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है आपस में, जिसकी वजह से अब सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर के, वो एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं और एक हेक्सागोनल शेप में आ जाते हैं। बीच में क्या हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो ड्यू टू वैक्यूम, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आइस एक्सपैंड कर गया, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, मतलब यही होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाती है, अब डेंसिटी घटती है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है, ठीक है। और हम लोग जैसे ही फिर इसको हीट देंगे तो फिर बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर होता क्या है कि अब जैसे ही, अब एनर्जी जैसे हम लोग दिए, बॉन्ड टूट गया, तो बॉन्ड आपस में टूट गया, तो अब जहां पे जैसे बॉन्ड बना हुआ था, तो अब ये सारे बॉन्ड अगर टूट जाएंगे तो कुछ मॉलिक्यूल इधर आ जाएंगे, फिर वापस से मॉलिक्यूल इस वैक्यूम वाले स्पेस को कवर कर लेंगे ना, मतलब
अभी बॉन्ड की वजह से बीच में वैक्यूम क्रिएट है, बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो मॉलिक्यूल फिर रैंडमली इधर उधर कहीं पे भी एडजस्ट कर जाएंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड तो वाटर में बन नहीं पा रहे हैं, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मोशन ज्यादा हो रहा है। तो यही वजह होती है कि जो है वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है और मतलब आइस की डेंसिटी कम होती है, क्योंकि आइस में वॉल्यूम ज्यादा होता है, वाटर में वॉल्यूम कम हो जाता है। क्लियर है? जी मैम, थोड़ा थोड़ा। अरे तुमने पता है क्लास नहीं की, थोड़ी बहुत भी अगर की होती ना तो शायद क्लियर हो जाता, बट ठीक है, देखो पेन आएगा, मुझे लिखने में बहुत इशू हो रहा है, हाथ से लिख रही हूँ, तो नेक्स्ट क्लास से मे बी अगर ये क्वेश्चन फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं वरना एक यूट्यूब की लिंक भेज दूंगी, तो वो देख लेना तुम, ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन था कि ट्रांजिशन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, इसमें मतलब एक्चुअली क्वेश्चन ये था बच्चों का कि एक मिनट रुकना, एक क्वेश्चन ये था कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री ही क्यों होता है, कि वाटर, देखो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग वाटर के केस की बात कर रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है, या 273 केल्विन स्केल की बात करें तो केल्विन स्केल में 273 बराबर होता है 0 डिग्री के, ठीक है, सेल्सियस के। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कैसे मतलब मुमकिन हो सकता है कि कोई एक चीज है जो पिघल भी रही है और मतलब फ्रीज भी हो रही है सेम टेम्परेचर पे, तो ये जो केस होता है ना ये ट्रांजिशन स्टेट का होता है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो ये जो एक ऐसा टेम्परेचर यानी 0 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जिसपे मेल्टिंग, अब हमें ये तो पता है ना कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेल्ट करने के लिए क्या होगा, हम लोग उसको हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे ताकि बॉन्ड ब्रेक करे, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, बॉन्ड ब्रेक होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब को ओवरकम करके मॉलिक्यूल मूव करने लगता है, मतलब वो मेल्ट हो रहा है। जस्ट रिवर्स केस होता है किसमें, फ्रीजिंग के केस में, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे फ्रीजिंग के केस में क्या है कि हम लोग एनर्जी को ले लेते हैं, मतलब कि एनर्जी घटती है तभी तो सब्सटेंस फ्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कमजोर पड़ जाती है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कम पड़ जाती है, स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से सब्सटेंस फ्रीज हो जाता है, ठीक है, स्टेबल मतलब हो जाता है, मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं। मेल्टिंग में जस्ट रिवर्स होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर आइस और वाटर जो होता है, हम लोग कहते हैं कि ये दोनों जो होते हैं वो स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम का केस होता है, ठीक है, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे जो होता है कि molecules of water and ice interchange position from ice to water and water to ice। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर नहीं कहेंगे कि इस पे सब्सटेंस पिघल गया, मतलब ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां से या तो वाटर मतलब आइस पिघलना शुरू करेगा या तो जो है वाटर जो होता है वो फ्रीज करना शुरू होगा। देखो और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ बॉइलिंग का, ठीक है। बॉइलिंग का एग्जाम्पल ऐसे कि अगर हम लोग बॉइलिंग कैसे कहते हैं कि हम लोग नॉर्मली वाटर को क्या करते हैं, हीट देते हैं, हीट देने से क्या होता है, एक टाइम तक इतना हीट देते हैं कि वाटर बॉयल होने लगता है। हम लोग क्या करेंगे, वाटर में थर्मोमीटर लगाएंगे, ठीक है, फिर देखते हैं कि जैसे ही वाटर बॉयल हो रहा है, बॉयल हो रहा है, बॉयल होने पर हम लोग उसका टेम्परेचर नोट करेंगे तो देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या पढ़ा है हम लोगों ने, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है वो वैसे ही अपना वाटर स्टेट चेंज करने लगता है, यानी कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लोग उस वेपर को ट्रैप कर लें, ठीक है, ट्रैप करके एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, फिर हम लोग उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे ना, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस आता है, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, वेपर भी 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस है, तो एक ऐसा टेम्परेचर है जहां से फेस चेंज होता है, ठीक है, मतलब ये इसीलिए कहते हैं इसको कि ट्रांजिशन स्टेट होता है, कि यहाँ ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आइस की बात करें, मेल्टिंग की बात करें, टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीज मेल्ट होगी, टेम्परेचर घटेगा तो वो फ्रीज हो जाएगा। क्लियर है? हेलो? यस मैम। चलो, यस मैम।
हाँ, मैं अब स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब एवापोरेशन थोड़ा कंप्लीट कराना, फिर न्यू चैप्टर भी तो स्टार्ट करना है। एक्सीड हो गया ज़्यादा। चलो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। स्क्रीन विजिबल है? अ, हेलो। स्क्रीन विजिबल है? हेलो। जी मैम। यस मैम। हाँ चलो, यहाँ पे ये बताना था, मतलब क्वेश्चंस तो हो गए हैं, मतलब जो डाउट्स थे। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, इवापोरेशन पढ़ रहे थे ना, लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है बस। कि देखो हो क्या रहा है, ये तो हम लोगों ने नॉर्मली, मैं फिर से इवापोरेशन बता देती हूँ कि इसमें होता क्या है कि हमें तो पता है ना कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, क्योंकि ये इसकी मतलब ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि मैटर मूव करता है। सॉलिड में क्या होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो मूविंग स्लो होती है। लिक्विड में उससे थोड़ा कम होता है तो उससे तो मूविंग जो है ना, पार्टिकल्स थोड़ा ज्यादा मूव करते हैं। गैस में तो और रैंडमली बहुत तेजी से मूव करते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है इवेपोरेशन में, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, मतलब लिक्विड का वेपर में बदलना एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन, ठीक है। एवापोरेशन जो होता है एक सरफेस फेनोमेना होता है। पार्टिकल्स एट द सरफेस मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखो इंटरनेट इशू आ रहा है थोड़ा, ठीक है। यस मैम। तो मैं कल वरना फिर क्लास को कंटिन्यू कर लेती हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है, ओके। बारिश होने की वजह से मेरा वाईफाई बहुत स्लो है और मेरे रूम में नेटवर्क कम आता है थोड़ा, ठीक है। नेटवर्क का रेंज थोड़ा कम रहता है तो इसलिए इशू आ रहा है। कल मेरी क्लास है, वैसे कल मैं थोड़ी लंबी क्लास ले लूंगी, ठीक है। आज क्योंकि थोड़ा वो सेशन हो गया था ना, इस्लामिक सेशन, तो इस वजह से थोड़ा और एक्सीड हो गया है। तो मैं देखती हूँ, ठीक है। वैसे ठीक है मैम। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग ये बहुत इजी है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। कल मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगी, उसके बाद मैं लास्ट में फिर इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग वाले, क्योंकि इवापोरेशन को जो नॉर्मली फेनोमेना जैसे हो रहा था, ये मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में रैंडमली मूव करते हैं। तो एक पार्टिकल, और सबकी अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ स्लो मूव करते हैं, कुछ तेज से मूव कर रहे होते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो जो है ना, मतलब आपस में दो मॉलिक्यूल टकरा गए, तो एक मॉलिक्यूल जो जिसने दूसरे मॉलिक्यूल को टक्कर दी, ठीक है। तो एक तो ऑलरेडी उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, प्लस टक्कर खाने की वजह से जो जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम थी, उसने अपनी एनर्जी और ट्रांसफर कर दी दूसरे मॉलिक्यूल को, तो उसके पास और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देता है, वो तोड़ करके ऊपर निकल जाता है, ठीक है।
वो अपने मतलब बाहर के एनवायरनमेंट में चला जाता है, ठीक है। ये एवापोरेशन का बेसिक फेनोमेना होता है, ठीक है। तो मतलब यही है कि ड्यू टू रैंडम मोशन कॉलिजन अगर हो जाता है, कॉलिजन की वजह से पार्टिकल जो होता है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी जिस पार्टिकल की ज्यादा होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी कि वो ज्यादा हो जाएगी। तो स्पीड ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है, जो खुद पे ही मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि उस मॉलिक्यूल पे जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, ठीक है, तो वो उसको वो तोड़ करके वो ऊपर निकल जाते हैं, इसलिए उसको अलग से हीट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है उसको। होता है ना बॉइलिंग में क्या होता है, हम लोग हीट एनर्जी देते हैं ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटे और मॉलिक्यूल्स बाहर हो और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। बॉइलिंग में तो यही हो रहा है, बट यहाँ पर उसको हीट एनर्जी की अलग से जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ करके निकल जाए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अपने बिलो इट्स टेम्परेचर मतलब बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। एवापोरेशन का जो डेफिनेशन है, और पार्टिकल जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यही है, ठीक है। एवापोरेशन ये होता है। अब इसमें जो है ना होता क्या है, देखो एवापोरेशन कॉज कूलिंग, ठीक है। ये एक मतलब देखो हो सकता है कि मैं वो शेयर करी हूँ ना, स्क्रीन शेयर करी हूँ तो इंटरनेट में भी ज्यादा लग रहा हो डेटा, तो इस वजह से हो सकता है कि और मतलब आवाज नहीं जा रही हो। मैं ऐसे ही समझा दे रही हूँ, ठीक है, फिर पढ़ लेना, स्लाइड तो मैंने दे ही दी है। वाई इवापोरेशन कॉज कूलिंग, ठीक है। तो हमें तो पता है ना कि सारे पार्टिकल के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और हमें पता, और देखो जो पार्टिकल वाटर है, वाटर के जो सबसे ऊपर वाले सरफेस पे जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं ना वाटर के, उसमें होता क्या कि वो हीट एनर्जी जो होता है, वाटर में सब जगह पे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। कुछ वाटर के एकदम ऊपर वाले सरफेस पे हैं, कुछ वाटर के नीचे वाले सरफेस पे हैं। ये भी पता है कि कोलिजन अगर हो रहा है एक दूसरे पार्ट, जैसे सरफेस पे ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एक पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल हैं आपस में। अब एवापोरेशन हो रहा है तो कोलिजन तो हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है एक पार्टिकल की, दूसरा पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। और कुछ चीज मतलब अब जो नीचे में जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो भी कोलाइड कर रहे हैं ऊपर वाले पार्टिकल से, तो वो क्या रहे हैं, वो भी अपनी हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं ऊपर वाले सरफेस पे, जो ऊपर वाले वाटर के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उसको नीचे के भी पार्टिकल कोलिजन की वजह से हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। अब हीट एनर्जी ट्रांसफर करा तो काइनेटिक एनर्जी मतलब उसको एनर्जी मिली, वो ऊपर चला गया, तो एनर्जी लेकर के ना वो जाता है। तो उससे होता क्या है कि यानी कि हीट एनर्जी तो कम हो रही है सराउंडिंग में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी घट रही है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो हीट एनर्जी भी घट रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होता है। अब टेम्परेचर कम होने की वजह से हमें कूलिंग का एहसास होता है, ठीक है। अब है कि फैक्टर कौन कौन सा इफेक्ट करता है इवापोरेशन को। सबसे पहला फैक्टर आता है सरफेस एरिया। अगर वो बड़ा होगा मतलब वो ज्यादा सरफेस एरिया बड़ा होगा तो जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो आपस में कोलिजन ज्यादा जल्दी होगा, वो तुरंत में ऊपर मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा, वो ऊपर बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा होगा तो होता है ना कि वो वेपर में जल्दी कन्वर्ट होगा, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन बढ़ेगा। दूसरा फेनोमेना क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर में होता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर देते हैं, हमें तो जैसे बॉइलिंग का केस ले लो, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ, पार्टिकल आगे की तरफ मतलब कि वो एवापोरेट हो जाता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर अगर दिया जाएगा, अगर इन्वायरमेंट का ही टेम्परेचर उसको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए पता है ना गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, एवापोरेशन की फेनोमेना ज्यादा होती है क्योंकि उसे उसके पास टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा मिल जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुरंत में टूटता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब रिलीज होती है और जो है जो हमारा पार्टिकल है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लोग ह्यूमिडिटी की बात करें, ठीक है,
तो अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो होता क्या है कि ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। वाटर वेपर जो होता है कितने अमाउंट में हवा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे हम जैसे एग्जाम्पल ले लो कपड़े का, ठीक है। हमें तो पता है ना कि बरसात के टाइम पे कपड़े जो होते हैं वो सूखते हैं, मतलब कि थोड़ा लेट से सूखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि होता क्या है कि वाटर वेपर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है यानी कि वहां पे वाटर वेपर ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट होता है। अब जो कपड़े में जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, ठीक है, उसको भी कन्वर्ट होना है वाटर वेपर में। तो ऑलरेडी जब सराउंडिंग में इतने सारे वेपर्स हैं तो और फिर कपड़े, अब फिर तुम्हें वेपर में और कन्वर्ट करना, तो होता है ना इनफ, ये नहीं मिल पाता है कि वो प्रॉपर मतलब पार्टिकल अच्छे से इवापोरेट हो सके, क्योंकि ऑलरेडी जो है वेपर ज्यादा होता है मतलब हमारे सराउंडिंग में, एयर में। तो इस वजह से होता क्या है कि वाटर जो होता है, मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसके बाद वाटर भी वेपर में और हमें कन्वर्ट करना है, मतलब ये पार्टिकल जो हमारे जैसे कपड़े में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, अब उसको भी वाटर वेपर में कन्वर्ट होना है, तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इतना ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से इवापोरेशन जो होता है वो घट जाता है, रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। बस यही सब है। मैं एक बार नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है, वरना फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है, थोड़ा जल्दी कंप्लीट भी करना है ना सिलेबस। और कोई डाउट है? हेलो? मैम कल भी क्लास होगा आपका? मेरी मेरी वीक में 2 दिन क्लास रहती है। एक्चुअली मेरी क्लास कल थी, कल नहीं थी, मतलब वेंसडे के दिन थी, बट मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने क्लास ली नहीं, तो मेरी जगह पर दूसरे टीचर ने क्लास ले ली। तो मेरी वेंसडे को और सैटरडे को क्लास थी, तो अब क्योंकि मैंने ली नहीं तो आज के दिन, मतलब वेंसडे के दिन आप लोग की बायो की क्लास हो गई थी, तो आज जो है ना बायो की जगह पे मैंने केमिस्ट्री ले ली, और एक कल है। 2 दिन है बस क्लास मेरी अभी, ठीक है। यस मैम। चलो ठीक है, मैंने जो प्रेजेंटेशन दी है, जो स्लाइड शेयर की थी आप लोगों के साथ, वो एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना टफ नहीं है उसमें, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जिसकी पहली क्लास थी उसे भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आराम से मुझे पर्सनली मैसेज कर लो, मैं समझा दूंगी, जहाँ पे डाउट हो पूछ लो, ठीक है, बट एटलीस्ट पूछो, मतलब पढ़ो, ठीक है। मैम आपका नाम? मेरा नाम अरीबा है, अरीबा सबात। ओके मैम। चलो ठीक है। आज मे भी तुम्हें थोड़ा सा इशू आया हो क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट क्लास ही ना, तो बहुत सारी चीजें थोड़ी हो सकता है बाउंस कर रही हो, बट ठीक है, नेक्स्ट क्लास अगर डाउट होगा तो पूछ लेना, मैं बता दूंगी। ओके मैम। चलो अल्लाह हाफिज। मैम अटेंडेंस? हाँ, अटेंडेंस मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं भेज दूंगी, ठीक है, मैं बना लूंगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम। मैम। हेलो मैम। मैम। हाँ क्या हुआ? मैम वो ना, मेरा वो डाटा खत्म हो गया था तो मैंने, मतलब मैं सालिक बोल रहा हूँ, सदाब के साथ ज्वाइन कर लिया था क्लास, तो मैम मेरा भी अटेंडेंस बना दीजिएगा। अच्छा, मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, मैं भूल जाऊंगी फिर। मैं देख लूंगी व्हाट्सएप पे, फिर मैं मार्क कर दूंगी। क्या नाम है तुम्हारा? सालिक, ठीक है। सालिक के साथ। चलो ठीक है, मैं कर दूंगी, ठीक है, अल्लाह हाफिज।